नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बगावत और सियासत दोनों ही इस बार उत्तराखंड चुनाव पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड के नेता शायद अब बगावत को ही सियासत समझने लगे हैं। बात सबसे पहले की जाएगी लालकुआं विधानसभा सीट की, जहां से हरीश रावत इस समय कांग्रेस से चुनावी मैदान में है और उनके मुखालिफ संध्या डालाकोटी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जो हरदा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। दूसरा, रुद्रपुर से बीजेपी से टिकट न मिलने पर विधायक राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जो बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के गले की फांस बने हुए हैं। धनौल्टी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम पवार का भी हलक सूख रहा है। वहां से महावीर सिंह रांगड़ बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज हुए और उन्होंने निर्दलीय ही लड़ने का फैसला किया। रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के विधायक उमेश शर्मा काऊ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन रायपुर विधानसभा क्षेत्र से खुद बीजेपी के ही कार्यकर्ता उमेश शर्मा काऊ से नाराज होकर उनका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि उमेश शर्मा काऊ सिर्फ अपने लोगों के साथ ही घूमते हैं और उन्हीं के कहने पर वह काम करते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की उमेश शर्मा काऊ के द्वारा अनदेखी की जाती है। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट के व्यक्तित्व में मोदी की छवि दिखाई देती है। तो रायपुर विधानसभा सीट के समीकरण यूं तो बीजेपी कांग्रेस के बीच सिमटते दिख रहे हैं, मगर इस दफा परिणाम को लेकर स्पष्ट राय कायम करना आसान नजर नहीं आ रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ को एक तरफा जीत हासिल हुई थी। उनकी जीत का अंतर ही 36,000 वोट से अधिक था। क्या इस दफा भी जीत का तराजू इसी तरह एक तरफा रह सकता है? यह सवाल हर एक मतदाता के दिलो दिमाग में कौंध तो रहा है, लेकिन समीकरण बदलने से इसका स्पष्ट जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब आपने ना सिर्फ यहां एंट्री मारी है, बल्कि वोट में सेंधमारी के लिए हाथ पांव भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा हीरा सिंह बिष्ट के जो कार्यकर्ता हैं, उनका प्रचार इस समय चल रहा है और तो और बीजेपी के ही कार्यकर्ता हीरा सिंह बिष्ट को जिताने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस बार रायपुर विधानसभा सीट पर जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र यानी कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिसकी वजह से उमेश शर्मा काऊ को अपनी ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है? एक तरफ कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि लगातार जो उमेश शर्मा काऊ है वे अपने लोगों के साथ ही घूमते नजर आते हैं, उन्हीं के कहने पर वे काम करते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की उमेश शर्मा काऊ के द्वारा अनदेखी की जाती है। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये भी हैं कि रायपुर स्टेडियम की बदहाली करोड़ों खर्च करने के बाद भी उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। मलिन बस्तियों के लिए विनियमितीकरण पर सबकी नजर है। सभी पार्टियों के लिए मलिन बस्ती के निवासियों के वोट अहम है। मलिन बस्ती क्षेत्रों में विकास कार्य, सभी क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो रायपुर विधानसभा के काफी ज्वलंत रहे हैं। और इन सब आरोपों पर यह कहना है उमेश शर्मा काऊ का कि रायपुर विधानसभा में रिकॉर्ड काम हुए हैं। इसके कई कारण हैं। जैसे एक तो कार्यकर्ता का मान सम्मान, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, माल देवता का शायद आपने मीडिया में चला था, वहाँ पे सीएम साहब धामी जी का प्रोग्राम था। तो एक जो धामी जी मतलब एक सीएम जो होता है वो संवैधानिक पद होता है। सीएम किसी पार्टी का नहीं होता है, सीएम पूरे उत्तराखंड का सीएम है। उसमें कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे आम जनता हो, कोई भी आ सकता है। हमारे इतने सीनियर कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए थे। इन्होंने हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी वहाँ मौजूद थे, उनके साथ पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार इन्होंने किया। सब आप लोगों ने मीडिया में भी देखा, सोशल ये तो सर मुझे इस बात पे तो काऊ जी की बात पे हंसी आ रही। ये तो उनके जुमले हैं। एक तरह से पूरा क्षेत्र जानता है कि मैं यहाँ का मंडल मंत्री हूँ और हमारा जो मंडल है, हमने जब भी मंडल की मीटिंग की, यहाँ पे मंडल की मीटिंग में काऊ जी को बाइज्जत बुलाया। उनके घर गए, हम हाथ जोड़ के बोला हमने। उनके जो पार्षद थे, जो उनके अपने उनके साथ हो गए, उनके कार्यकर्ता जो हमारे मंडल में थे, का मुझे प्यार मिल रहा। सने में नौजवान में जोश है, भाइयों बहनों में सब बड़ी ताकत है। कर्मचारी वर्ग सब एकजुट होकर के, भूतपूर्व सैनिक हमारे एकजुट होकर के परिवर्तन चाह रहे। तो काऊ उमेश काऊ जी का जो विधानसभा 10 साल का कार्यकाल है, निराशाजनक, मैंने कहा निराशाजनक रहा। उन्होंने केवल कांग्रेस से जीते और
क्या क्या किया। लोग जो बातें करते हैं कि बड़ी रकम लेकर के दल बदल किया और दूसरी पार्टी में चले गए, हताशा निराशा और जो आज साइकिल और उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है कि उन्होंने कुछ पर्सनल आदमी पकड़े हुए थे जो कुछ मतलब कि अगर वो कहेंगे तभी उसी के यहाँ खंबे पे लाइट लगेगी, वो कहेगा तो वहीं पर। दोनों ही इस बार उत्तराखंड चुनाव पर हावी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के नेता शायद बगावत को ही सियासत समझने लगे हैं। इस बार उत्तराखंड में कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर बगावत वाले नेता इस समय मुसीबतें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हॉट सीट इस समय रायपुर विधानसभा बनी हुई है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। शोभा राम जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और दीपक फरासी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेता है भारतीय जनता पार्टी के। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। दीपक जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर देखिए, वैसे तो कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस समय बागी नेता मुश्किलें पैदा किए हुए हैं, लेकिन रायपुर विधानसभा सीट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहां पर उमेश शर्मा काऊ बीजेपी से प्रत्याशी हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ इस समय प्रचार कर रहे हैं। दीपक जी। मैडम बिल्कुल सही आपने बोला। आरोप हम नहीं लगा रही है मैडम जी। इसमें विधायक का ही आरोप है। वो कई बार आपने मीडिया में उसने देखा होगा कि 4 साल मुझे काम नहीं किया। वो खुद ही इस बात को एग्री करते हैं कि 4 साल मैंने कोई काम नहीं किया रायपुर विधानसभा में, मेरे को काम नहीं करने दिया गया, अब किस व्यक्ति के द्वारा नहीं करने दिया गया। अब जनता तो ये पूछ रही है कि आप 5 साल से क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्र में आप रहे, पार्टी आपकी थी, CM आपके थे, तो आपको क्या दबाव था काम करने का, क्यों नहीं आपने काम किया। तो ये तो सीधा विधायक जी खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4 साल मैंने कोई काम नहीं किया। और अपने ही लोगों के साथ घूमने का और अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के भी आरोप है उन पर, यानी कि बाकी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती रही उनके द्वारा। उनका जो मूल उद्देश्य है वो किसी विचार के या विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। उनका जो मतलब जो सिद्धांत है वो एक अपनी टीम बना के चलते हैं, एक गिरोह है उनका, जो जहाँ विधायक जी जाएंगे अगर वो कांग्रेस में दल बदल करते हैं तो उनकी टीम उनके साथ जाएगी, जैसे कांग्रेस से बीजेपी में आई। अगर वो बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं तो उनकी टीम उनके साथ चली जाएगी। हम लोग जो हैं संगठन के लोग हैं, पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति से हम लोग नहीं जुड़े। तो हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। इसलिए वो जितने पुराने कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो पार्टी के साथ चलते हैं, पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं करते। उनको वो लोग चाहिए जो उनके पीछे लाइन बंद हो जाए। हम लोग उनसे लाइन बंद नहीं होते तो वो हमारा विरोध करते हैं, हमारे से उनकी वो रहती है। ठीक है। सीमा डोरा जी, मैम आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। जिस तरह की स्थितियां इस समय रायपुर सीट पर बनी हुई हैं, किस तरीके से निपटेंगे आप इन हालातों से? उमेश शर्मा काऊ के विरोध में आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और हीरा सिंह बिष्ट में उन्हें मोदी की छवि नजर आ रही है। देखिए, अगर जो कह रहे थे अभी, मैं एक्चुअली लेट जुड़ी हूँ अभी, हाँ, तो मैंने सिर्फ इतना सुना कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इससे सुनते ही कहती हूँ कि अगर सर्वोपरि है तो आप ये सिर्फ इतना बताओ कि संगठन ने टिकट दिया है इस समय काऊ जी को, ठीक है, और अगर संगठन ने टिकट दिया काऊ जी को तो इनका सबका इस समय एक ही मकसद होना चाहिए कि उस कमल को जिता दें। संगठन का यही कहना है। अगर संगठन ने मर्जी ना होती तो उनको टिकट कतई ना मिले, लेकिन अगर इनको टिकट मिला है तो इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। और रही एक गिरोह बनने की बात, तो देखिए जब ये सब चीजें, जब चुनाव होता है उस समय ये सब बातें नहीं कही जाती, किसने करने दिया किसने नहीं करने दिया काम, लेकिन विकासशील वो रहे हैं शुरू से और उन्होंने विकास हमेशा किया। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सबने काम किया।
ये कुछ नहीं तो बातें कोई अलग तो बड़ी होती हैं कि वजह कोई होगी ना topic कैसे सीमा जी छूट कि जाती है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता उमेश शर्मा काऊ के विरोध में खड़े हैं, तो इसकी कोई तो वजह होगी ना। क्या उस वजह को तलाशना, उस समस्या का समाधान करना संगठन का जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, संगठन ने हमेशा समझाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब परिवार बहुत बड़ा होता है ना, कहते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा बच्चे तो खटक ही जाते हैं। ये सब चीजें खड़कती तो होती है, लेकिन इस पे नाउ के टाइम विरोध नहीं करना चाहिए। और संगठन भी यही सिखाता है कि इस समय नहीं, क्योंकि वो काऊ नहीं है, वो कमल है। इस समय वो इस चलिए। समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो इस समय कोई भी नहीं, और हमारे जो नेशनल कार्यकर्ता नाराज भी है, वो भी समझते हैं और लास्ट में जिता ही देंगे। आप देख लीजिएगा, हमारी कोई भी सीट इस समय ऐसा नहीं है कि वो हॉट सीट इस समय इस तरह की हो कि हम कहीं से हार जाएं। चलिए दीपक जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार मैं शोभा राम जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप ही का रुख करूंगी। शोभा राम जी, आपके यहाँ पर भी समस्याएं कम नहीं है। अभी हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लालकुआं विधानसभा सीट पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। संध्या डालाकोटी निर्दलीय इस समय ताल ठोक चुकी हैं और काफी जोर शोर से उनका प्रचार भी चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी सर। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं लालकुआं में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां पर उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं, पब्लिक हित में जो कार्य किए हैं, वो उनके काम आएंगे। कांग्रेस ने जो काम किया उसके ऊपर कुछ मिलेगा कांग्रेस को। आप ये देखें ना, उन्होंने जितनी भी योजना चलाई, जितने भी काम किए, वो उनके फायदे के लिए। कांग्रेस वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कहीं भी वहां कमजोर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी से। आप देखिए, कांग्रेस को विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। कौन से विकास के सर? 5 साल तो आपकी सरकार रही भी नहीं जो आप गिना पाए। अब आप अपने पहले वाले काम अगर गिनाएंगे तो एक बात बताइए, उन कामों के भरोसे तो आप दोबारा सत्ता में नहीं आ जाते 2017 में। हम उन पहले वाले कामों की बात बता रहे हैं। इनके तो कुछ भी काम नहीं है। इनका तो कुछ 2017 में वापस क्यों नहीं आ पाए थे सर? अगर आपके वो काम इतने ज्यादा अच्छे थे तो 2017 में ही वापस आ जाते ना। मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे इस समय विकास कार्यों पर चर्चा करने का था ही नहीं। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह की परिस्थितियां बगावती नेताओं को लेकर बनी हुई हैं, पार्टियां क्या रणनीति अपना रही हैं। आपको लग रहा है कि संध्या डालाकोटी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन वाकई में क्या जमीनी हकीकत पर यह संभव है? क्या वो वोट कटवा की स्थिति में भी नहीं आएंगी? हम आपको जमीनी हकीकत को बता रहे हैं। संध्या डालाकोटी से कोई हमें नुकसान नहीं होने वाला। हरीश रावत जी, कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस का यानी कि संध्या डालाकोटी का कोई जनाधार नहीं था, है ना? संध्या डालाकोटी का कोई जनाधार नहीं था, इसलिए पहले आपने उन्हें टिकट दिया, लेकिन फिर आपके पूर्व मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव लड़ना था तो आपने टिकट काट दिया। जिस समय उनको कैंडिडेट बना था वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, लेकिन कांग्रेस का वोट जो कांग्रेस के साथ है। इस समय जो वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई इसमें संदेह नहीं है। ठीक है दीपक फरासी जी, चुनावों के वक्त ही क्यों याद आ रहा है कि उमेश शर्मा काऊ ने कुछ नहीं किया? उमेश जी लोगों से दूर रहे, उमेश जी बीजेपी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते थे। इससे पहले भी हमने संगठन के सामने, संगठन के सम्मुख हर बात हर फोरम पे रखी है, चाहे वो प्रदेश की हो या जिले की हो। यहाँ तक कि दिल्ली तक हमने अपना डेलीगेट भेजा राव जी के विरोध में कि ये लोग देखो, सबसे पहले किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है। तो किसी को घर में मान सम्मान न मिले और इनका चला, इतने वहां सीनियर नेता थे, एक मंत्री के सामने इन्होंने क्या बदतमीजी की, साफ बोला, कैसे आप गाली गलौज की कि इनकी मतलब सीएम के प्रोग्राम में कि इनको किसने बुलाया? ऐसे कार्यकर्ता है, कोई बुलाने की जरूरत है? हमारा सीएम का प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद भी सीमा जी पूछ रही है, दीपक जी सीमा जी पूछ रही हैं, जब आपने कहा कि संगठन आपके लिए सर्वोपरि है तो उसी संगठन ने इन्हें टिकट दिया है और वही संगठन चाहता है कि उमेश शर्मा काऊ की जीत हो, तो आप लोग इनकी जीत पर इस समय प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आपके लिए संगठन सर्वोपरि है?
इससे पहले जिला पंचायत या पंचायतों के चुनाव हुए, जो पार्षद हमारे लड़े संगठन उनका चुनाव चिन्ह था, पर हमारे प्रत्याशी खड़े करके उनके लिए काम किया, हाथ इधर रखा और काम उधर हुआ। सारे पार्षदों को हराने में जितने प्रत्याशी बीजेपी के थे, विधायक जी का साफ हाथ था। उसकी वीडियो क्लिप, उसकी फोटोज वगैरह हमने पार्टी को भी दिखाई। क्या एक्शन लिया पार्टी ने इनके ऊपर? तो आज हमारे से पूछ रहे हैं उस समय संगठन कहाँ था। आज हम एहसास दिलाना चाहते हैं प्रत्याशी को भी, संगठन को भी और पार्टी को भी, कि ऐसी मोनोपोली कि मोदी जी के नाम पे थोप दो और देवतुल्य कार्य करता है, कार्य करते रहेंगे क्षेत्र में, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, आपके कुछ कार्यकर्ताओं की ये भी सर प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन्हें हीरा सिंह बिष्ट में मोदी जी की छवि नजर आती है, उनका व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी जैसा है। ऐसा क्यों नजर आ रहा है? हीरा सिंह बिष्ट को जिताने के लिए अब आप लोग प्रचार कर रहे हैं सर? वो देखिए, एक पुराने व्यक्ति हैं, एक सिद्धांतवादी हैं, बुजुर्ग है। आज तक वो जिस पार्टी में रहे उसी पार्टी में रहे हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। इससे पहले जितने भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, कहीं सौदा हुआ होगा इनका, उनके पास भी ऑफर आई होगी, पर वो जहाँ भी थे, जैसे भी हैं, अपने एक दल उनको उन्होंने पकड़ रखा। मेरे ख्याल से लास्ट उनका चुनाव है, रिटायरमेंट के उसमें है, पर अपनी एक पार्टी के सिद्धांतों पे अड़े रहे, खड़े रहे। ऐसे मतलब कि बिकाऊ ऐसे नहीं रहे कि आज इधर कल उधर 10 पार्टियां बदल रहे। अपने जन मतलब जहाँ से अपने मलाई मिल रही है, जहाँ जेब गर्म हो रही है, जनता के वोट की सरोकार नहीं है, जनता की कोई अपेक्षा नहीं है। जनता आज मोदी के नाम पे वोट कर रही है, नहीं तो इनकी क्या बिसात है। मोदी के नाम से रोटियां खा रहे हैं और जब दल बदल करते हैं तो कौन से कार्यकर्ताओं को पूछते हैं या उनको पैसे देते हैं? सर, किन के बिसात के बारे में बात कर रहे हैं आप? सीधे सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं क्या? क्या आपको उत्तराखंड बीजेपी के ही पूरे संगठन से दिक्कत है दीपक जी? नहीं, पूर्व संगठन, हमने कहा मैडम, मैं संगठन से या पार्टी से दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब आती है कि जब ऐसे लोगों को टिकट देती है पार्टी, मतलब विरोध करने के बावजूद भी। आप भी तो जानते हैं ना सर कि ये जो टिकट का बंटवारा हुआ है आला कमान के साथ चर्चा के बाद ही तय हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जिन मोदी के आप गुणगान गा रहे हैं उन्हें भी तो पता होगा ना। नहीं, उनको पता है। इतना विरोध उनको कार्यकर्ता का दिखा, मतलब हम तो प्रदेश अध्यक्ष के पास गए, हम दिल्ली में भी गए, हमने इसमें जिला अपना जो महानगर कार्यालय यहाँ भी धरना दिया। तो उनको ये छोटे छोटे लोगों का क्या है, विरोध ऊपर जो लोग बैठे हैं, कुछ ऐसा इनके बीच में कुछ है, अब क्या है हमें पता नहीं, कि छोटे लोग कार्यकर्ताओं को इतनी अहमियत नहीं देते। इनको विधायक का वजन ज्यादा दिखता है, कार्यकर्ता इनको हल्के मिलते हैं, हल्के लगते हैं। जब इतनी बार इन लोगों के द्वारा अपना विरोध दर्ज करवाया गया था तो आप लोगों ने इस समस्या का समाधान समय रहते क्यों नहीं किया? मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं पूछना चाहती हूँ दीपक किस पोजीशन से यहाँ पे बैठे हैं? कांग्रेस के फेवर में आए हैं, आम आदमी के फेवर में आए हैं, या अपने आप पे आए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ आए? पूर्व नेता बीजेपी सर। मैम, पूर्व नेता मतलब फिलहाल ये बीजेपी में नहीं है जी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ये आए थे, जो भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जो भी इन्होंने अपनी बात रखी, अगर संगठन, देखिए मैडम, जब टिकट लेना होता है तो बहुत सारे जो प्रत्याशी होते हैं वो आते हैं और कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि हमको जो है विधायक से ये नाराजगी है, ये सब है। लेकिन जब संगठन कोई चीज तय कर देता है तो हमको अपनी नाराजगी को किनारे कर देना पड़ता है। हमारे संगठन की यही खूबसूरती है, क्या उसमें मैं ही इंक्लूड क्यों ना हूँ, ठीक है। तो लेकिन हम कहते हैं हमारा संगठन सर्वोपरि, जिसको संगठन ने कमल दे दिया हमारे लिए वो सब कुछ हो गया। उसके बाद चुनाव तक हमारी नाराजगी कतई नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे संगठन से कि यहाँ पर मेरे साथ इनकी नाराजगी है तो इसको ठीक करा जाए और वो करी जाएगी। लेकिन अगर आप चुनाव का टाइम सर पे देखकर अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी या किसी भी संगठन के सगे नहीं हो सकते। नहीं, तो अभी थोड़ी ना उठाया है। यही बात तो दीपक जी कह रहे हैं कि हम तो शुरुआत से बोल रहे हैं, कई बार हमने धरना भी दिया है उनके खिलाफ। जब चुनाव का समय नहीं था उस समय भी अपनी नाराजगी उमेश शर्मा काऊ को लेकर व्यक्त की गई। तभी तो मैंने आपसे सवाल किया कि समय रहते इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। मैम, मैडम मेरी बात सुनिए, जब इन्होंने धरना दिया था वो भी चुनाव का ही टाइम था, चुनाव के कुछ दिन पहले ही दिया था धरना।
बहुत पहले नहीं दिया था कि सोचना दे, उस समय तो दे ही दिया था। अब हमको भी तो ये देखना है, संगठन को भी तो ये देखना है कि प्रत्याशी जिताऊ हो। हर किसी को ऐसे ही किसी को थोड़ी ना टिकट दे दिया जाता है जो जिताऊ ना हो। हमारे लिए हर चीज इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पूरी जनता उस समय वहाँ की इम्पोर्टेंट होते हैं, उस विधानसभा की। तो हम इस तरीके से लास्ट मोमेंट में कैसे टिकट बदल दें। और रही काऊ जी की बात, अगर इनका जो कुछ लोगों के साथ उनका जो मतभेद रहा होगा कि मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो काऊ जी है वो अपने आप में बहुत अच्छे विधायक रहे हैं। वो आज से नहीं रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के टाइम हो या भाजपा के टाइम में हो, वो बहुत अच्छे विधायक रहे, लोकप्रिय विधायक रहे और कर्मठ विधायक रहे, काम करने वाले जिसको कहते हैं। उनका कभी अगर आप पिछला रिकॉर्ड सर्च करके देख लीजिए तो उनसे कभी जनता नाराज नहीं रही। उनकी विधानसभा में हमेशा काम हुआ और बहुत काम हुआ। उनको तो बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है सीमा जी? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उस स्टेडियम की क्या स्थिति है? रायपुर स्टेडियम का भी यह है कि बहुत जल्दी उनका हो जाना है, सारा कुछ ठीक हो जाना है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए भी जो पहले जो दिया जाता था सुविधाएं, उससे दुगनी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन रायपुर स्टेडियम यह सपोज थोड़ा उसमें रिपेयरिंग बाकी है, लेकिन वो बन तो गया था, उसकी रिपेयरिंग बाकी है। लेकिन अगर उनको भी परेशान किया गया किसी ने कि उन्होंने भी तो यही बात की कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। काम इन द सेंस आप लोग हर समय रोड़ा को देखो, जब कोई हमारे पास आ जाता है ना किसी और पार्टी का, तो वो हमारा हो जाता है, उसको दिल से हमें स्वीकारना पड़ेगा। सीमा जी देखिए, आप कह रही हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, किसने रोका उन्हें काम करने से? वो सरकार जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है। अगर कोई वो फाइल भेजना चाहते हैं तो आप ये कहना चाहती हैं कि मुख्यमंत्री ने उनकी फाइल अटका दी। किसने अटकाई? अगर उन्हें काम करने से रोका तो किसने रोका? विपक्ष कैसे काम करने से रोक सकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा अगर वो कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं कर दिया, रोड़ा का है कुछ लोगों ने, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी उनका साथ दिया होता। लेकिन अगर चलिए अब ये सब बातें छोड़ के इस समय चुनाव के मुद्दे पे हमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे का स्वर्णिम समय होगा और आप लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। नाराजगी को दूर करके अगर सब हाथ बढ़ा के साथ दे और भूल जाए कि वो कौन है, ये याद रखें कि वो कमल है सब। और अगर आप संगठन को इतना महत्व देते हो और संगठन की इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए। उत्तराखंड के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी इस बार दोनों के लिए ही मुसीबतें उनके ही बागी नेता बढ़ा रहे हैं। बात लगातार रायपुर विधानसभा सीट की चल रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो उसके यहां पर भी बगावत इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है। बात कांग्रेस की करें तो बगावत की वजह से कांग्रेस को मुख्य रूप से 5 सीटों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने यमुनोत्री सीट पर संजय डोभाल, रुद्रप्रयाग में मातबर सिंह कंडारी, घनसाली में भीमलाल आर्य, रामनगर में संजय नेगी और लालकुआ सीट पर संध्या डालाकोटी ने पार्टी के प्रत्याशियों को मुश्किल में डाला हुआ है। और बीजेपी इससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि बगावत से बीजेपी की 8 सीटें उलझी हुई हैं। बीजेपी बागी प्रत्याशियों के मैदान में होने की वजह से 8 सीटों पर उलझी नजर आ रही है। कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान, डोईवाला में जितेंद्र नेगी, धर्मपुर में वीर सिंह पवार, रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल, भीमताल से मनोज शाह, धनोल्टी से महावीर रांगड़, घनसाली से दर्शन लाल और लालकुआ सीट से पवन चौहान की वजह से पार्टी के प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ी हुई है। और इन सबसे इतर रायपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभा राम जी, कांग्रेस की 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसी के बागी नेताओं ने इस समय परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। आवाज मिल रही है शोभा राम जी आपको? हेलो, आवाज आ रही है, बताइए शोभा राम जी।
शोभाराम जी, एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो बगावत और सियासत दोनों ही इस बार उत्तराखंड चुनाव पर हावी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड के नेता शायद अब बगावत को ही सियासत समझने लगे हैं। बात सबसे पहले लालकुआं विधानसभा सीट की हमने की, जहां से हमने आपको बताया कि हरीश रावत कांग्रेस से चुनावी मैदान में है और उनके मुखालिफ संध्या डालाकोटी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जो हरदा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। दूसरा, रुद्रपुर से बीजेपी से टिकट न मिलने पर विधायक राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जो बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के गले की फांस बने हुए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के बागी नेताओं ने मुश्किलें बढ़ा रखी है। विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस को उलझा दिया है। रायपुर विधानसभा सीट में बागी नहीं बल्कि कार्यकर्ता ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उमेश शर्मा काऊ सिर्फ अपने लोगों के साथ ही घूमते हैं और उन्हीं के कहने पर वह काम करते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की उमेश शर्मा काऊ के द्वारा अनदेखी की जाती है। इसके अलावा विकास कार्य न होने के आरोप भी उमेश शर्मा काऊ पर लगे हैं। उमेश शर्मा काऊ ने खुद ये बात स्वीकारी थी कि वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि उन्हें काम किसने नहीं करने दिया, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी से हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी उत्तराखंड में। तो ऐसे में कौन उनके काम में रोड़ा अटका रहा था, ये बड़ा और अहम सवाल है। राज्य में इस बार के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस में बड़े स्तर पर बगावत हुई है। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने टिकट वितरण से असंतुष्ट होकर चुनावी मैदान में बागी बनकर ताल ठोकी, जिससे ऐसी सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की दिक्कतें बढ़ी हुई नजर आई। राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ही रणनीतिकारों की टेंशन भी बढ़ी हुई है। दोनों ही दलों ने बगावत करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन इसके बावजूद पार्टियों को बागियों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुश्किलें कब जाकर खत्म होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और कितना नुकसान ये बागी करवाएंगे ये भी भविष्य के गर्त में है। एक बार फिर से तमाम मेहमानों की फोन लाइन पैच हो गई है। सीमा डोरा जी, आपका ही हम रुख करना चाहेंगे। पहली बात तो आप अपनी बात जारी रखिए, और दूसरी बड़ी और अहम जो हम चर्चा कर रहे थे रायपुर विधानसभा सीट के बारे में और यहाँ के स्टेडियम के बारे में। करोड़ों की लागत के बाद भी ये स्टेडियम अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाया। जी, स्टेडियम की फैसिलिटीज तो देखिए मैडम, उसको सारी हैं, क्योंकि मैं जाके देख चुकी हूँ, इंस्पेक्शन किया था मैंने उसका। लेकिन हाँ, उसकी रिपेयरिंग बाकी थी और उसकी बाहरी थोड़ा सा देख रेखाव की जरूरत है उसमें अभी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सुविधाएं नहीं है, और खिलाड़ियों को भी उसमें अच्छे से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन आप बात आते हो कि इससे कि लोग बागी हो जाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये दुखद है कि अगर वो कांग्रेस से आए थे, लेकिन अगर वो आने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बीजेपी का नेता साबित कर दिया था। और जब वो बीजेपी के नेता थे तब संगठन के थे, और जब संगठन के थे तो वहाँ के हर इंसान को, हर छोटे बड़े नेता को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता है तो वो किसी के हाथ में भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उस इंसान का करे ना करे, कहते हैं ना कि आप शेर की रिस्पेक्ट होती है, इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो इस सिंबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस इंसान की करिए या ना करिए। लेकिन अगर चुनाव के टाइम ऐसे समय में जब पार्टी को, संगठन को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है, और उस समय आप इस किनारे खड़े होकर अपनी पार्टी को हराने के उसमें खड़े हो जाएं, तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों को ना पार्टी सपोर्ट करेगी और ना एक आम जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता को भी पता है कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करना। अगर आपके कार्यकर्ता ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है क्या? कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि अभी दिनेश जी यही बात कह रहे थे कि इनके लिए इनका जिताऊ उम्मीदवार सर्वोपरि है, कार्यकर्ता नहीं। बिल्कुल, कार्यकर्ता भी अपनी जगह पर अहमियत रखता है, लेकिन उस कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया तो हम उनके साथ हो जाए। बाकी इलेक्शन के बाद भी आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हो, आप संगठन के आगे बात रख सकते हो, आप अपनी बातों कहिए कहाँ पूरी नहीं हो रही। लेकिन जब आप देख रहे हो कि चुनाव सिर के ऊपर खड़ा है, तब आके आप इस करिए तो गलत बात है। कहते ना कि जब समय आता है, जब जरूरत पड़ती है तो अपना परिवार ही अपने साथ खड़ा होता है, तो इसका मतलब आप उस परिवार के नहीं है। आप किस तरीके से आपने ये बात करी? संगठन ने इनको समझाया था, ये धरना प्रदर्शन करने आए थे, कभी भी संगठन ने समझाया था चुनाव लड़ा लो फिर देख लेंगे, तो इन्होंने कैसे ये बगावत करी? अगर बगावत करी तो ये हमारे संगठन के नहीं हो सकते।
किस तरीके से ये, क्या वो किसी भी संगठन के साथ जुड़े हुए हो? अगर वो इलेक्शन में क्विक दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो गद्दार हैं, वो पार्टी के नहीं हो सकते। चलिए, अभी आप ये सारे सर्टिफिकेट मत बांटिए सीमा जी, कौन गद्दार है और कौन कैसा है, क्योंकि आपके कई 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी आपकी ही पार्टी के बागी नेताओं ने आपके लिए परेशानी बढ़ाई हुई है। अब सबके सब गद्दार तो नहीं हो सकते ना कहीं कोई ना कोई लूप होल तो रहा होगा जिसे अभी आप लोग भी नहीं स्वीकार रहे हैं और शायद मंथन करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। शोभा राम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शोभा राम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शोभा राम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीमा डोरा जी, सिर्फ रायपुर स्टेडियम की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मांग मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण पर भी थी और उसकी निगाहें हमेशा से टिकी रही, सबकी निगाहें उस पर टिकी रही कि कब मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण होगा। पौधा है मलिन बस्तियों के लिए और हमारा यही कदम, अगला कदम यही होगा कि मलिन बस्तियों का भी करा जाए। बाकी रायपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा, अगर आप जाके देखें तो वहाँ बहुत विकास हुआ है, साफ सुथरी विधानसभा, हर चीज। क्या क्या काम हुए हैं 5 साल में, चलिए बताइए। उमेश शर्मा काऊ के द्वारा जो काम करवाए गए हो, मुझे आप केंद्र की योजनाएं मत गिनाइएगा। सीमा डोरा जी, पहली बात तो मेन जो आपका वहाँ पर होता है, वो होता है मेन सड़कें होती है, स्वास्थ्य सेवाएं जो भी वहाँ पर है, तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है। कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, जहाँ पर प्रॉब्लम है वो बताएं। रायपुर विधानसभा में आपने स्टेडियम की बात कह दी, मैंने आपको कह दिया कि वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया कराई है, बहुत बड़ा स्टेडियम है वो। तो मैम बात ये है ना कि अगर आपने कुछ किया है तो आपको तो गिनती पर याद होना चाहिए, उंगलियों पर याद होना चाहिए। उमेश शर्मा काऊ भी ये कहकर निकल गए कि काम हमने बहुत करवाया है और फिर वो ये भी कह देते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। आप चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, ये कैसे हो सकता है बताइए? तो अगर काम किया है तो उन्हें भी अपनी उंगलियों पर याद होना चाहिए था, क्योंकि जब ये सर्वे हुआ कि कौन से विधायक की कितनी निधि खर्च हुई तो उमेश शर्मा काऊ की विधायक निधि इतनी भी नहीं थी कि उन्होंने 60% भी खर्च कर पाई हो। स्थितियां ये थी। अब कोविड का हवाला देकर अगर कोई बच निकले तो उसका क्या किया जाए? अब इस कोविड में काम तो खैर सफर करा है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से किया गया, कोविड के लोगों की हेल्प करके किया गया। कोविड के लोगों को किस तरीके से मेडिकल मुहैया कराई जाए, किस तरह से राशन मुहैया कराई जाए, ये इस तरीके से यूज किया गया। लेकिन जो बाकी के कार्य थे, कुछ कार्य तो प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। काम प्रभावित हुए हैं, काम हुए भी बहुत हैं। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उमेश शर्मा काऊ क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वाकई में कितने काम हुए हैं। अन्य सीटों पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस ने फिर भी समय रहते चीजें सुधारी और वो सिर्फ 5 सीटों पर ही उलझ कर रह गए। भारतीय जनता पार्टी की रायपुर विधानसभा सीट के अलावा भी 8 सीटें ऐसी है जहां पर बागी प्रत्याशियों ने मुश्किलें बढ़ाई हुई है। सीमा डोरा जी, क्या आप समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए मैडम, अब समय बदल गया है। जो लोग पहले राजनीति में बहुत लिमिटेड लोग आया करते थे, अब ऐसा हो गया कि हर सेकंड इंसान को सबसे अच्छा लगता है कि राजनीति में शायद भविष्य बड़ा अच्छा है, ऐसा सोच लेते हैं, चाहे वो उस काबिल हो या ना हो। तो बड़े बड़े सपने लेकर सब लोग आने लगे हैं और उसमें अगर वो सपने पूरे ना हो, हर सीट पे पहली बार ऐसा हुआ कि एक सीट पे 19 अब क्या लोगों ने जो है वो फॉर्म भर दिए, 19 लोग 20 लोग। अब 19-20 को तो नहीं मिलेगी तो एक ही को ना। वो बहुत कुछ उसमें मंथन किया जाता है कि किस तरीके से ये सीट जिताऊ हो सके, किस तरीके से जो हो वो इस कैपेबल भी हो कि वो चुनाव को लड़ ले। बहुत कुछ चीजें देखी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 19 को टिकट मिल जाए, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि आगे आपको संगठन में कुछ मिल जाएगा, आगे आपको सरकार में कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो उस चीज से आमदा हो जाते हैं कि नहीं अब हमको जिताना ही नहीं है इसको। तो पर्सनल फाइट को आई थिंक उसमें किनारे रख देना चाहिए जब चुनाव होते हैं। तो शोभा राम जी, आवाज मिल रही है आपको? शोभा राम जी, 5 सीटें उलझी हुई हैं सर आपकी। इन सीटों पर इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है, बताइए शोभा राम जी। हमारी कोई सीट नहीं उलझी हुई है। हमारे जो है ना इस बार चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। रही रायपुर विधानसभा की बात, रायपुर विधानसभा जो है ना हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत अच्छे माध्यम से चुनाव जीतेंगे। आपने देखे बीजेपी के अंदर कितनी बड़ी बदलाव हो चुकी है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता उन्हें छोड़ के कांग्रेस के साथ आ चुका है। कहीं न कहीं कुछ काम तो होगा ना, बीजेपी के अंदर कुछ कमी तो होगी ना।
जिसकी वजह से उनका कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ भाग रहा है। आप रही स्टेडियम की बात, स्टेडियम कांग्रेस ने बनाया था, उसको ये संवार भी नहीं पाए, जो कांग्रेस की देन है उसको ये उसकी पुताई तक नहीं करा पाए या उसकी सफाई तक नहीं करा पाए। ये क्या काम करेंगे? 5 साल में कितना रोजगार दिया इन्होंने, क्या साल में महंगाई कितनी बढ़ा दी इन्होंने। आप मुझे पब्लिक को क्या वो किया? कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ से कोई धोखा हुआ होगा, तभी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और कांग्रेस में उन्हें बहुत अच्छा मान सम्मान मिला, उनके अंदर हीरा सिंह बिष्ट के लिए कुछ न कुछ दिखाई दिया होगा, तभी वो बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं सर, बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हीरा सिंह बिष्ट के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व नजर आता है। ये बयान सुनकर आपको अच्छा लगा या आप ये सुनना चाहते थे कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व नजर आता है? हमको ये है कि हीरा सिंह बिष्ट जी पूर्व मंत्री रहे, एक अच्छे मिनिस्टर रहे, इंटक के अध्यक्ष रहे हैं। वो एक जनता की भावना को समझते हैं, वो जनता की भावना को देख करके काम करते हैं। ऐसा नहीं हीरा सिंह बिष्ट का अपना एक व्यक्तित्व है, काम करते हैं, वो धरातल पर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं, ऐसे नहीं करते वो। ये दिखावा नहीं तो तभी तो बीजेपी के यहाँ पे जो बगावत शुरू हो रखी है, वो वहाँ जा रहे हैं कांग्रेस के साथ में। इन्हें कांग्रेस में कुछ अच्छाई नजर आ रही होगी तभी तो जा रहे हैं ना। बताया तो सही सर, उन्हें बिष्ट साहब में पीएम मोदी की छवि दिखाई दे रही है, इस बात पर अग्री कर रहे हैं आप? यही अच्छाई नजर आ रही है उन्हें बिष्ट साहब की? पीएम मोदी तो सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। अच्छा। धरातल तो उनका कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा। हीरा सिंह बिष्ट जी ने धरातल पर काम करके दिखा रखा है। आपने देखिए उनके जितने ये रोडवेज में देख लीजिए, स्टेडियम में देख लीजिए, जितना भी सारा काम किया है हीरा सिंह बिष्ट जी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। कितनी वाहनों बसें यहाँ आई है, परिवहन विभाग का कितना अच्छा कार्य किया उन्होंने अपने टाइम पे। मोदी जी से इनकी तुलना कहाँ कर रहे हो? मोदी जी की उनकी अपनी एक वो है, उनको तो ऊपर हवाई फायर करने वाली बात है। कांग्रेस धरातल पर काम करती है, कांग्रेस ने धरातल पर काम करके दिखाया है। तो फिर तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए था ना सर कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं और उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आपको तो रोकना चाहिए ऐसे कार्यकर्ताओं को। क्यों रोके? जब उनके अंदर कोई अच्छाई नजर आ रही है तभी तो वो बीजेपी के पास में जा रहे हैं, कांग्रेस के पास। अच्छाई नजर आ रही है उसे तो वो तो आपको अच्छी नहीं लग रही ना, वो तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी नहीं रही है। वो कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगे ना लगे, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ कमी तो बीजेपी के अंदर होगी, तभी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भसड़ मची हुई है। आप ये देखें ना, हीरा सिंह बिष्ट जी ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए और कार्य करने में उनके अंदर सक्षम है वो कार्य करने में, वो तजुर्बा है उन्हें अपने उसमें कार्य करने में। पब्लिक की जो हितों की रक्षा करने जानते हैं, वो जनता की हितों की रक्षा करना जानते हैं। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट जो है, महंगाई के उस पर ये इन लोगों ने कुछ बोलते ही नहीं है। ये अपना बताए तो सही, महंगाई पे, बेरोजगारी पे इन्होंने क्या काम किया? वो तो पूरे देश में बढ़ी हुई है, वो तो पूरे देश में बढ़ी हुई है सर। रायपुर विधानसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो उमेश शर्मा काऊ जिताऊ उम्मीदवार हैं, वो विधायक भी रहे हैं वहां से, तो इस बार उनको हराना क्या आप लोगों के लिए इतना आसान होने वाला है? आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है? अगर वो जीत रहे हैं तो ये भगदड़ क्यों मच रही है? ये चिल्ला क्यों रही है कि वो उनके कार्यकर्ता छोड़ कर भाग रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? हो सकता है कि उनके जो कार्यकर्ता जा रहे हैं या जो नेता बागी हो रहे हैं उनकी खुद की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो। महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, क्यों नहीं होती? कोई भी आदमी माना मैं हूँ, मैं एग्जाम देना चाह रहा हूँ तो मैं अपना पास तो ये चाहूंगा ना मुझे फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट भी है तो थर्ड सेकंड डिवीजन है। हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, तो कोई मेहनत करता के लिए तो काम करता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, तो ये काम करेगा। आप लोगों की भी है, आपकी भी टीआरपी अच्छी बनी है तो आपकी भी तो होती है ना, हर आदमी की अपनी है वो होती है। चलिए ठीक है, दीपक फरासी जी, चलिए आ रही हूँ शोभा राम जी। दीपक फरासी जी, ये समय बड़ा गलत चुन लिया सर आपने, और अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप फिर मोदी जी का गुणगान क्यों गा रहे हैं सर, क्योंकि अगर पूरा बीजेपी संगठन गलत है, अब आप बीजेपी के हिस्सा नहीं हैं, तो फिर मोदी जी का गुणगान क्यों? और माफ कीजिएगा, बिष्ट साहब की जो छवि है वो मोदी के साथ उनकी तुलना क्यों की जा रही है? आप राहुल गांधी का नाम ले लीजिए या किसी अन्य नेता का नाम ले लीजिए। नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम लोग
मान लो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी में ही है, हमने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। अच्छा, हम सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके तो सिद्धांतों को देखते हुए। ये आपको गलत नहीं लग रहा है सर कि किसी एक पार्टी में रहकर आप किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और वोट डालने की अपील कर रहे हैं? आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना हो, ये बताएं। नहीं, ये तो ऐसा है ना, जब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब निकाय चुनाव थे या पंचायत चुनाव थे, विधायक जी ने खुल के अपने आदमियों का सपोर्ट किया, कमल जिनका निशान था उनका विरोध किया, तो पार्टी ने क्यों नहीं इनको अनुशासन सिखाया? जो मतलब छोटा नेता है, छोटा कार्यकर्ता है, हंटर छोटे आदमी पे ही चलता है, बड़ा आदमी कुछ भी कर ले उसके 100 खून माफ है। भाई जब निकाय चुनाव में पार्टी ने सिंबल दिया था, कमल का फूल ही चुनाव चिन्ह था, विधायक ने क्या किया? अपने आदमी खड़े करके न्याय पंचायत में बीर सिंह चौहान को प्रत्याशी घोषित किया, उन्होंने नेगी जी को खड़ा कर दिया, खुलेआम कन्वेंसिंग की। क्या किया पार्टी ने? तो ये तो मैडम एक ऐसा है, मतलब दिखाने का कुछ और है, वैसा कुछ धर्रा कुछ और है। हमेशा छोटा आदमी ही पीसता है, कार्यकर्ता ऐसा होता है, उसको जब चाहो निकालो, जब चाहो रोक दो। पर मैं बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता ऐसा वो नहीं है। पार्टियां, लेकिन इससे पहले अगर आप जुड़े होंगे ना सर, तो आप इसी पार्टी के इतने गुणगान गा रहे होंगे और आप ही की पार्टी के लोग ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता आगे बढ़ता बढ़ता देश का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन जाता है। और बताएं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता ही थे पहले, और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि कार्यकर्ता ही दबाए जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? किसी तरह की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और फिर बीजेपी का नाम आप लोग क्यों ले रहे हैं? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन से इतना परेशान हैं तो ये पार्टी छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? किसी और पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाते जहां की नीतियां और जहां के विचार आपको प्रभावित करते हो? मैडम मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ विचारधारा से बीजेपी में जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। अगर बीजेपी हमें निष्कासन कर रही तो हमारी क्षेत्र में क्या फर्क पड़ा? हमारा तो जो काम होगा मोदी जी के लिए हमें काम करना है, हम किसी को पूछ के थोड़ा करेंगे, खुल के करेंगे, खुले मन से करेंगे। और मोदी जी भी तो इसी पार्टी के हैं सर, वो कौन सा कांग्रेस पार्टी के हैं? भाई जो व्यक्ति है व्यक्तित्व हमें अच्छा लगेगा हम उसके लिए करेंगे ना। पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को तो बिल्कुल माफी कर दे और कार्यकर्ताओं पे हंटर चलाती रहे, तो ये क्या वो होगा? जिस कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा हो, जो विधायक कार्यकर्ताओं के उसमें हो, रोज लड़ाई उसमें मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा हो, तो कैसे विधायक के साथ पटरी बैठेगी? इतना विरोध के बावजूद भी पार्टी इनको टिकट दे रही हो। हीरा सिंह बिष्ट को जितवाकर आप लोगों को क्या मिल जाएगा सर? उनके साथ आपकी पटरी खा जाएगी, जबकि वो तो आपकी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए हैं। पटरी हमारी हमें पता है कि नहीं खाएगी। मैडम मैं आपको पहले बताऊं कि जैसे हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। इससे पहले रायपुर विधानसभा होती थी, जोशी जी यहाँ से विधायक थे, हमने उनके लिए काम किया। फिर रायपुर विधानसभा बनी परिसीमन में, त्रिवेंद्र जी आए, हमने उनके लिए काम किया। पिछली बार काऊ जी आए थे, हमने दिल खोल के इतना संघर्ष किया, आम जनमानस से हमारे क्षेत्र में जाकर पूछो, खुले मन से खुले दिल से स्वागत किया, खुल के काम किया, जिताया उनको 38,000 वोट से जिताया। जो आज ये दुआई देते फिर रहे हैं, अपने दम पे कितने वोट से जीते थे? जब ये त्रिवेंद्र जी से जीते थे 475 वोट मिले थे इनको, जीत का अंतर इतना था। इस बार किसके उसमें जीते थे? जब कार्यकर्ताओं ने काम किया तभी तो। पर ऐसा नहीं होता कि मतलब कार्यकर्ताओं का हरासमेंट होता रहे, हनन होता रहे। हर किसी का अपना मान सम्मान होता है और हर कोई अपने मान सम्मान के लिए ही किसी पार्टी से जुड़ता है। और हम तो मैडम मैं आपको बताऊं तो फौजी आदमी है, 10 साल प्रधान रहे, ना तो हमें संगठन से पद चाहिए, ना हमें कोई लालसा है, ना हमें कोई वो ऐसा करना है। सिर्फ एक वो है कि काम करना है क्षेत्र में, पार्टी के विचारों को बढ़ाना है। पर जब ऐसे लोग पार्टी मतलब जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे लोगों को पार्टी अगर आगे रखेगी इनके, तो हमें तो ये है कि कल को ये दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर उनकी 3 दिन के साथ चली जाएगी, क्षेत्र में कौन काम करेगा? अब ये पार्टी सोचे, संगठन से बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, भाई हमने विरोध करना है, हमारी आत्मा या आत्मसम्मान हमारा गवाह नहीं दे रहा उस व्यक्ति के लिए, तो हम क्यों काम करेंगे? जिसके लिए हमारी गवाही, हमारा मन वो हो रहा है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए, कभी कभी उससे हटके भी, लीक से हटके भी काम करना पड़ता है।
चलिए ठीक है, आपका ये कदम आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगा? क्या आपको इस बात का भय नहीं है कि एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की जो परंपरा चली आ रही है वो उत्तराखंड में साकार हो जाएगी और फिर से कांग्रेस पार्टी आ जाएगी? तब आप लोगों को खुशी होगी कि अब कांग्रेस पार्टी आ गई है, हमारा कोई उम्मीदवार जीता नहीं है, तो चलिए ठीक है, अब हम अपनी बीजेपी की विचारधारा आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सीट पे हमारा विरोध है, सिर्फ एक सीट के लिए हम काऊ जी का विरोध कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं। और सीटों पे हम मसूरी में गणेश जोशी का समर्थन कर रहे हैं, राजपुर में खजान दास जी का कर रहे हैं, धर्मपुर में चमोली जी का कर रहे हैं, टोएवाले में ग्यारहवाली जी का कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा वो है वो कर रहे हैं। हमें सिर्फ काऊ जी से वो है, जिस क्षेत्र की जिस विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारा वो है, सिर्फ उसी क्षेत्र में हमारा विरोध है। बाकी हम चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए, 70 सीटें 69 बीजेपी जीत के आए। सीमा डोरा जी, आ रही हूँ सर वापस आपके पास। सीमा डोरा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज मान सम्मान की लड़ाई है सीमा जी ये। जी जी, पहले तो मैं कांग्रेस के नेता जैसे कहती हूँ कि इन्होंने कहा है कि आप विकास हुआ ही नहीं, जो विकास किया हमने किया। तो इनसे पूछिए जरा, आपकी जब आपकी कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का जब सत्ता थी, तो आपने कितना विकास किया था? जो हमने सब कुछ उखाड़ के सब फेंक दिया, जो विकास नहीं हुआ। आपने इतना विकास किया था तो अब तक रहना चाहिए था ना वो विकास, सब कुछ खत्म कैसे हो गया? और दूसरी बात मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर आप कहते हो कि आपका सब जगह आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक जगह खाली विरोध कर रहे हैं, तो आप तो बीच में खंजर भोंक रहे हैं अपनी पार्टी के। एक विधानसभा में अगर आपने काम नहीं करना, वो बात जायज है, मत करिए काम, नहीं आपको होता, लेकिन आप विरोध मत करिए। आप अपनी पार्टी के साथ सपोर्ट करिए, आप बिल्कुल उस जगह काम मत करिए, आप जनता के साथ काम करिए। आप जनता के लिए है ना, आप जनता के साथ काम करिए, आप उनके साथ मत खड़े होइए। लेकिन आप उनके अगेंस्ट जाके आप पार्टी की एक सीट खत्म कर रहे हैं, आप पार्टी को इतना कमजोर कर रहे हैं कि आपकी पार्टी चली जाए यहाँ से। अगर इस तरीके से आप जैसे नेता हर सीट पे होंगे और वो ऐसे ही कहेंगे कि हम दूसरी जगह सपोर्ट करेंगे पर यहाँ पर हम काटेंगे, तो किस तरीके से पार्टी आपकी जीतेगी? दुख हो रहा है मुझे ये सोच कहते हुए भी आपको, और बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि आप कर्मठ नेता हो तो आप नहीं हो, कर्मठ कार्यकर्ता हो तो आप नहीं हो। अगर आपको अपना विरोध मत दिखाइए, आप सपोर्ट मत करिए, करने दीजिए उनको काम जो अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन आप किसी जगह करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं वो फर्क पड़ रहा है। क्यों मैडम? पार्टी कमजोर कर रहे हैं आप अपनी पार्टी को। नहीं, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने खजान दास जी के साथ काम किया, वहाँ पर करने वाले बहुत है, आप काज कर रहे हो, वो परेशानी वाली बात है। इससे पहले विधायक जी ने निकाय चुनाव में क्या किया, आपने पूछा था उनको? मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये पुरानी बातें का नहीं है। ये समय जो सामने खड़ी हुई मुसीबत है उसको पार लगाने का। आपको हीरा सिंह बिष्ट जी में मोदी जी नजर आते हैं, आप हमें मोदी जी में ही मोदी नजर आते हैं, हमें हीरा सिंह बिष्ट में मोदी नजर नहीं आ रहे हैं। आपने अभी बोला हमें हीरा सिंह बिष्ट जी में मोदी नजर आते हैं। आप डिबेट सुन लीजिए, मैंने नहीं बोला। आप दोनों हाथों में लड्डू मत रखिए सर। दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, हम सीधा सपोर्ट करिए, या तो आप हीरा सिंह बिष्ट जी को सपोर्ट कर लीजिए। हम मोदी को आपने पार्टी में रहते हुए हीरा सिंह बिष्ट जी को सपोर्ट किया तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपको गोदी में बिठाएगी? मैडम, हमें गोदी में बैठने की आदत नहीं है, हम फौजी हैं, हमें ग्राउंड में काम पसंद है। हम किसी की ग्राउंड में ही काम करिए। मोदी की सुनो, आप मोदी के साथ चलिए, आप अलग से काम करिए। हमें जो है मोदी जी को 24 में सपोर्ट करना है, कौन रोकेगा? बीजेपी रोक लेगी हमको सपोर्ट करने से? हमारे विचार है, कोई किसी को नहीं रोक, जनता को कौन रोक सकता है काम करने के लिए? भाई जो विधायक सुनो, देखिए एक सेकंड दीपक जी ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी ना सर। अगर आप संगठन को सर्वोपरि मान रहे हैं, आप जिनका नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही है सर। आपको बिहार का मैं चुनाव याद दिला दूं, जहां चिराग पासवान ने नारा दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। क्या हुआ चिराग पासवान का, या चिराग पासवान को कितना समर्थन मिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? आप ये भी तो बताएं। आप उदाहरण अगर अपना दे रहे हैं या निकाय चुनाव का दे रहे हैं तो इस तरह के उदाहरण भी तो अपने सामने रखिए। अभी भी समय है, आप ये बात सोच लीजिए कि आप किसी अगेंस्ट मत जाइए अपने विधायक के। मैं कहती हूँ मत करिए सपोर्ट उनको, मत उनके साथ खड़े हुए, लेकिन कृपया अगेंस्ट मत जाइए। अगर आप चाहते हो, अगर आपके दिल में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है, अगर आपके दिल में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ आप बहना चाहते हो तो आप अपनी पार्टी को कमजोर मत करिए। हमारा जो सिद्धांत है मैडम ये है कि विचारधारा रही कहाँ,
कौन सा संगठन या जो हमें नीति हमारे दीनदयाल पंडित उपाध्याय की, हमने मुखर्जी की, या जो इन पे हमने कार्यशालाएं की, कौन सा नीति पे पार्टी चल रही है? विचारधारा अगर होती तो ऐसे विचारधारा के लोगों को पार्टी टिकट ही नहीं देती। हमारी लड़ाई वही तो है कि विचारधारा। दीपक जी, आप खुद ही उलझ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम तो विचारधारा के लिए इस पार्टी में, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि विचारधारा है कहाँ? तो क्या सीमा डोरा जी की बात सही हो रही है क्या? दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं आप? मैडम सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग विचारधारा से जुड़े, पर ऐसे विचारधारा के लोगों को क्या विधायक जी की कोई विचारधारा है जो टिकाऊ हो, जो एक जगह टिकाऊ ना हो, जो कभी पलटी मार सकते हैं? उनके बाद गारंटी भी नहीं है जीतने के बाद अगर क्या होगा। आप इस बात को रहने दीजिए। अगर काऊ जी का इतिहास देखिए, जब से वो विधायक है तो वो एक जिताऊ कैंडिडेट है और लोगों को काम करने वाले। वो कोई भी इंसान उसके दरबार पे चला जाए, वो हमेशा काम करके इंसान रहता है। आप ऐसे मत करिए सर, अपने लिए आप। मैडम, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम भी संगठन को बचाने की और पार्टी को बचाने की। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, कांग्रेस का क्या हुआ? पार्टी नहीं बचा, आप पार्टी के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप पार्टी को नहीं बचा रहे, पार्टी को खत्म करने की जो आप इस तरह कदम उठाया आपने, वो पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है। आज आप पार्टी को लग रहा होगा या संगठन को लग रहा होगा विरोध कर रहे हैं, पर आने वाले समय में अगर विचारधारा बची रही तो पार्टी बची रहेगी। अगर विचारधारा ही खत्म हो गई तो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का क्या असर हुआ आज पूरे देश में? सबसे बड़ा संगठन किसी समय कांग्रेस का था। जब तक कांग्रेस का संगठन जिंदा था, उन्होंने पूरे देश पर राज किया। जब उनका संगठन खत्म हो गया, आज कहाँ है कांग्रेस? तो व्यक्ति से और नेता से बड़ा संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी मैडम, हम कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं कि हम हीरा सिंह के नाम पे, हीरा सिंह व्यक्तित्व पे, एक हीरा सिंह कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। व्यक्तित्व जो है, चलिए ठीक है, देख लेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हीरा सिंह बिष्ट को अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी और हीरा सिंह बिष्ट को मिलता है और कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है? फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में इस समय 13 सीटें ऐसी हैं जो कि बागी नेताओं की वजह से फंसी हुई हैं। इसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं तो 5 सीटें कांग्रेस की हैं। इन सब के अलावा एक रायपुर सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इस समय प्रचार करते हुए नजर आए, और तो और उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि नजर आती है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस तरह की जो बगावत इस समय उत्तराखंड में हो रही है, ये क्या गुल खिलाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।